किसी गांव में एक बनिया किराने की दुकान करता था। एक दिन शहर जाते हुए रास्ते में उसे एक जाट मिला। महाजन को कर्ज की किस्त चुकाने के लिए जाट भी उसी शहर को जा रहा था। ये कर्ज उसके परदादा ने अपने परदादा के मृत्यु भोज के लिए लिया था। 100 रुपये का कर्ज सूद जुड़ते जुड़ते 50 बरस में बढ़कर 1000 रुपये हो गया था। बेचारा जाट इस चिंता में डूबा चला जा रहा था कि पुरखों की जमीन को साहूकार के पंजे से कैसे छुड़ाए कि सहसा उसने बनिए को कहते सुना, ए चौधरी, कहाँ जा रहे हो? महाजन को किस्त चुकाने, अपने खेत छुड़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? जाट ने कहा, कुछ समझ नहीं पड़ता शाह जी। मेरे परदादा ने 100 रुपये लिए थे जो बढ़कर 1000 रुपये हो गए हैं। मेरे पास ज्यादा जमीन भी तो नहीं। आप ही बताए, कर्ज चुके तो कैसे? इसकी ज्यादा चिंता मत करो। जो भाग्य में लिखा है होकर रहेगा। इसे भूल जाओ और मन बहलाने के लिए कहानी सुनते सुनाते चलते हैं। इससे रास्ता आराम से कटेगा। क्या कहते हो? ठीक है, होनी पर रोने धोने से क्या फायदा। चलो, कहानियों से जी बहलाते हैं। पर एक शर्त है, कहानी चाहे सरासर झूठी और बेतुकी ही क्यों ना हो, हम में से कोई उसे झूठी नहीं कहेगा। हम में से जो दूसरे की कहानी को झूठी कहेगा उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बनिए ने कहा, मंजूर, पर पहले मैं सुनाऊंगा। फिर उसने यूं कहानी शुरू की। तुम तो जानते हो मेरे परदादा बनियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे बहुत धनवान थे। सही शाह जी, बिल्कुल सही। जाट ने कहा, एक बार मेरे महान परदादा 40 जहाज लेकर चीन गए। वहां उन्होंने अनमोल हीरे मोतियों का कारोबार किया। सही शाह जी, बिल्कुल सही। वहां वे कई बरस रुके और ढेरों धन कमाया। जब वे वहां से वापस आए तो अपने साथ कई अजब गजब चीजें लाए। उनमें एक बोलने वाली सोने की पुतली भी थी। वह ऐसी कुशलता से बनाई हुई थी कि हर सवाल का जवाब देती थी। सही शाह जी, बिल्कुल सही। बहुत से लोग उन अनोखी पुतली से अपना भाग्य जानने आए और उसके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट होकर गए। एक दिन तुम्हारे परदादा भी बोलने वाली पुतली से कुछ पूछने के लिए मेरे परदादा के पास आए। तुम्हारे परदादा ने पूछा, सबसे बुद्धिमान जाति कौन सी है? पुतली ने जवाब दिया, बनिया। फिर उन्होंने पूछा, धरती पर सबसे मूर्ख जाति कौन सी है? पुतली ने कहा, जाट। तुम्हारे परदादा ने आखिरी सवाल पूछा, हमारे खानदान में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? पुतली ने तुरंत जवाब दिया, चौधरी लाहरी सिंह। बनिए की बात सुन रहे जाट का यही नाम था। सही शाह जी, बिल्कुल सही। जाट ने कहा। हालांकि बनिए का व्यंग्य उसके दिल में चुभ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो बनिए के बटखरों से ही इसका ऐसा हिसाब चुकाएगा कि वह उम्र भर याद रखेगा। बनिए ने कहना जारी रखा, पुतली की ख्याति फैलते फैलते राजा तक पहुंची। उन्होंने मेरे परदादा को बुलवाया और पुतली ले ली। बदले में महाराज ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया। सही शाह जी, सही। बरसों तक उन्होंने महाराज की सेवा की। जब वे वृद्ध हो गए तो उनके स्थान पर मेरे दादा प्रधानमंत्री बने। वे बहुत ठाट बात से रहते थे और राजकाज की तरफ कुछ कम ध्यान देते थे। इससे महाराज नाराज हो गए और उन्हें पागल हाथी के आगे फेंकवा दिया। पर मेरे दादा को देखते ही हाथी शांत हो गया, उन्हें झुककर प्रणाम किया और उन्हें सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। सही शाह जी, सही। जाट ने कहा। ये देखकर महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेरे दादा को पद पर बने रहने को कहा और उन्हें पुरस्कारों से लाद दिया। मेरे दादा के देहांत के बाद मेरे पिता प्रधानमंत्री बने, पर उन्हें ये काम पसंद नहीं था, सो इस्तीफा देकर वे दिसावर चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कई अजूबे देखे, जैसे पेड़ से उल्टा लटकने वाला एक पैर का आदमी, एक आंख का दैत्य, हरे बंदर वगैरह वगैरह। एक दिन मेरे पिता ने एक मच्छर को अपने कान के पास भनभनाते देखा जो उन्हें काटने की ताक में था। उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तुम तो जानते हो कि हम बनिए किसी जीव को नहीं मारते। सही शाह जी, सही। जाट ने कहा। सो पिताजी ने मच्छर के पांव पकड़कर दया की भीख मांगी। मच्छर बहुत खुश हुआ, बोला, मैंने बहुत दुनिया देखी पर आप जैसा महान आदमी नहीं देखा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपना मुंह खोला।
उसके मुंह में पिताजी ने दहकते हुए सोने का एक विशाल महल देखा। महल के झरोखे में उन्हें एक अपूर्व सुंदरी बैठी दिखी। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके एकदम पीछे उन्होंने एक किसान को देखा जो उस पर हमला करने ही वाला था। मेरे पिता वीरता के लिए विख्यात थे। वे तुरंत मच्छर के मुंह में कूद पड़े और उसके पेट में घुस गए। वहां इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सही शाहजी, बिल्कुल सही। थोड़ी देर बाद आंखें अंधेरे की कुछ अभ्यस्त हुई तो पिताजी ने महल, राजकुमारी और नीच किसान को फिर देखा। पिताजी किसान पर टूट पड़े, जो कोई और नहीं, तुम्हारा बाप था। मच्छर के पेट में वे पूरे 1 बरस लड़ते रहे। आखिर में तुम्हारे बाप ने पिताजी के पैर पकड़कर दया की भीख मांगी। पिताजी बहुत दयालु थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया। पिताजी ने राजकुमारी से शादी की और महल में रहने लगे। वहीं मेरा जन्म हुआ। तुम्हारे बाप को पिताजी ने अपनी सेवा में रख लिया। वह रात दिन फाटक पर चौकीदारी करता था। जब मैं 15 साल का हुआ तो महल पर उबलते हुए पानी की बरसात हुई। महल पिघलकर बह गया और हम जलते हुए समुद्र में जा गिरे। आखिर जैसे तैसे हम चारों तट पर पहुंचे, पिताजी, राजकुमारी, मैं और तुम्हारा बाप। हम कूदकर तट पर आए तो अचानक हमने अपने को एक रसोई में पाया। खाना बनाने वाली हमें देखकर डर गई। हमने उसे आश्वस्त किया कि हम आदमी हैं, भूत पलीत नहीं। वो औरत बोली, तुम भी खूब हो, मेरा सालन खराब कर दिया। आखिर तुम्हें मेरी देगची में घुसने और मुझे डराने की क्या सूझी? हमने उससे माफी मांगी और कहा, हम इस देगची में कैसे पहुंचे ये हम भी नहीं जानते। हम पिछले 15 बरस से एक मच्छर के पेट में बने महल में थे। औरत ने कहा, ओह, अब मैं समझी। ठीक 15 मिनट पहले एक मच्छर ने मेरी बांह पर काटा था। ये देखो, यहाँ अभी तक लाल है। लगता है मच्छर के काटने से तुम लोग मेरी बांह के अंदर पहुंच गए। मुझे बहुत जलन हुई। जहर को निकालने के लिए मैंने दबाया तो सरसों के दाने जितनी बड़ी काले खून की बूंद निकली और देगची के उबलते पानी में गिर गई। मुझे क्या पता था कि तुम लोग उसके अंदर थे। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं सिर्फ 15 मिनट पहले पैदा हुआ था। हालांकि मैं 15 बरस के लड़के जैसा लगता था। हम ये जानकर हैरान रह गए कि मच्छर के पेट में हम सिर्फ 15 मिनट रहे थे। इतने कम समय में ही मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और तुम्हारे और मेरे पिता की उम्र 15 बरस बढ़ गई। मैं लगता ज्यादा का हूँ, पर वास्तव में मैं अभी 10 बरस का बच्चा ही हूँ। वो तो मच्छर के दहकते हुए पेट में 15 मिनट रहने से मेरी बढ़ोतरी तेजी से हुई। सही शाहजी, बिल्कुल सही। जब हम रसोई से बाहर आए तो हमने देखा कि हम दूसरे मुल्क में आ गए हैं। हम जिस गांव में पहुंचे वो यही गांव है। पिताजी, जो पहले प्रधानमंत्री थे, ने किराने की दुकान लगा ली। उनके बाद वह दुकान मैं देखता हूँ। वह राजकुमारी, मेरी माँ, अभी पिछले दिनों स्वर्ग सिधार गई, ये तो तुम्हें मालूम ही है। यही मेरी कहानी है। सही शाहजी, बिल्कुल सही। जाट ने कहा, आपकी कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहानी तो मेरी भी सच्ची है, पर वह आपकी कहानी की तरह मज़ेदार नहीं है। सुनो, मेरे परदादा गांव के सबसे अमीर जाट थे। वे रूपवान, रौबीले, होशियार और नामवर थे। सब उनकी इज्जत करते थे। वे गांव के मुखिया थे। गरीब और असहाय की मदद करना वे अपना धर्म समझते थे। पंचायत में वे हमेशा उनकी तरफदारी करते थे। जिनके पास बैल नहीं थे, उनके खेतों में वे अपने बैलों से जुताई करवाते थे और अपने हाली भेजकर लोगों को कटाई में मदद करते थे। जरूरतमंदों के लिए उनके धान के भंडार हमेशा खुले रहते थे। वे आसपास के तमाम गांवों के झगड़े निपटाते थे। राजा और हाकिम के फैसले से भी लोग उनके फैसले का ज्यादा मान रखते थे। वे भीम से ज्यादा ताकतवर थे। बदमाश और लुच्चे लफंगे उनसे थर-थर कांपते थे। सही चौधरी, सही। बनिए ने कहा, एक बार हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। नदियां और कुएं सूख गए। पेड़ हरियाली के नाम पर घास का तिनका तक नहीं बचा। मवेशी, चिड़ियां और जानवर मरने लगे। मेरे परदादा ने देखा कि उनके धान के भंडार छींचते जा रहे हैं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो लोग भूखों मर जाएंगे। सो उन्होंने जाटों की पंचायत बुलाई और कहा, भाइयों,
निश्चित ही इंद्र भगवान हमसे नाराज हैं। अगर हमने जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम अपने खेत 6 महीनों के लिए मुझे दे दो। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि हर खेत में फसल लहलहाएगी। जाट मान गए। तब मेरे परदादा ने अपनी कमर कसी और हजारों बीघा के गांव को एक ही झटके में उठाकर अपने सर पर रख लिया। सही चौधरी, सही, कहते हुए बनिया मन ही मन इस बेतुकी बात पर हंसा। फिर मेरे परदादा पूरे गांव को सर पर उठाए हुए बरसात की खोज में चल पड़े। जहां भी बरसात होती वे वहां पहुंच जाते और बरसात के पानी को खेतों, कुओं और तालाबों में इकट्ठा कर लेते। जाटों से कहकर उन्होंने सारे खेतों को जुतवाया और बुवाई करवा दी। इस तरह बरसात का पानी इकट्ठा करते हुए 6 महीने तक मुल्क मुल्क भटकते रहे, जबकि बाकी जाट जुताई बुवाई करते रहे। फसलें इतनी अच्छी हुई कि आज तक किसी ने देखी सुनी नहीं होगी। मक्का और गेहूं के बूटे आकाश को छूने लगे। सही चौधरी, सही, बनिए ने कहा। पूरे गांव और गांव वालों को सर पर उठाए हुए संसार भर का चक्कर लगाने के बाद मेरे परदादा वापस अपने मुल्क लौटे और गांव को फिर वहीं रख दिया जहां वह पहले था। उस साल फसलें इतनी अच्छी हुई कि कुछ मत पूछो। मक्का और गेहूं का एक एक दाना आपके सर जितना बड़ा था। सही चौधरी, बिल्कुल सही। खलिहानों में अनाज निकाल लिया गया, पर इतना अनाज रखे कहाँ। दूर दिसावर से लोग हमारा अनाज खरीदने के लिए आए। मेरे परदादा ने बहुत मुनाफा कमाया। उन्होंने हजारों रुपए गरीबों में बांटे और हजारों भूखों को अनाज दिया। यहाँ तक आते आते जाट और बनिया शहर में पहुँच गए। जाट ने कहना जारी रखा, उन दिनों आपके परदादा की हालत बहुत पतली थी। मेरे परदादा ने दया करके उन्हें अनाज तौलने मापने के लिए नौकर रख लिया। सही चौधरी, सही, आपके परदादा रात दिन अनाज तौलने मापने में लगे रहते थे। उनमें अक्ल नाम को भी नहीं थी। वे अक्सर गलती कर बैठते थे, इसलिए उन्हें अक्सर मेरे परदादा के हाथों मार खानी पड़ती थी। बेचारे। सही चौधरी, सही। इस समय तक वे उस महाजन की पीढ़ी पर पहुंच गए जिससे जाट ने कर्ज ले रखा था। महाजन ने राम राम करके ग्राहकों का अभिवादन किया और बैठने को कहा, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए जाट ने कहना जारी रखा, तो शाह जी, मेरे परदादा ने अपनी सारी फसल बेच दी तो तौलने मापने को कुछ नहीं रहा। सो आपके परदादा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मेरे परदादा से 100 रुपये उधार मांगे। उदारतावश मेरे परदादा ने आपके परदादा को कर्ज दे दिया। सही चौधरी, सही, बनिए ने कहा। ठीक, जाट ने आवाज को तेज करते हुए कहा, ताकि महाजन भी सुन ले। वे रुपए आपके परदादा ने लौटाए नहीं। सही चौधरी, सही, न तो आपके दादा ने वो कर्ज चुकाया और न आपके पिता ने और न आज तक आपने ही हिसाब चुकता किया। सही चौधरी, सही, वे 100 रुपये ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर अब पूरे 1000 रुपये हो गए हैं जो आपको मुझे देने हैं। सही चौधरी, सही, बनिए को मजबूरन कहना पड़ा। सेठ जी और दूसरे गवाहों के सामने आपने कर्ज कबूल किया है। वे 1000 रुपये क्या आप सेठ जी को देने का कष्ट करेंगे, ताकि मेरे गिरवी रखे खेत मुझे वापस मिल जाएं। बनिए पर जैसे बिजली गिरी, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाए। अगर वह ये कहता है कि वह मनगढ़ंत और झूठी कहानी थी तो शर्त के मुताबिक उसे 1000 रुपये देने होंगे, और अगर वह उसे सही मानता है तब भी उसे 1000 रुपये देने होंगे। सो न चाहते हुए भी उसे 1000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ा। इसका उसे इतना दुख हुआ कि जिंदगी भर पछतावे की फांस उसके कलेजे में कड़कती रही।